सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठ 6 हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। अर्थात इस पाठ में प्रेमचंद जो एक लेखक हैं उनके फटे जूतों का चित्रण हुआ है। और जब वो फटे जूते लेकर के कहीं पर फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो एक साथी होता है वो किस प्रकार से उन पर व्यंग करता है और उनको ताने दे करके उनको उन जूते के बारे में भला बुरा कह रहा है। इस पाठ में वो चित्रण किया गया है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कि जैसे इसमें बताया गया है कि वो अपनी पत्नी के साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, अर्थात कि जो कोई कपड़ा है उसकी मोटी टोपी बना रखी है और कुर्ता और धोती पहने हुए, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। एक हष्ट पुष्ट जवान की तरह उनका चित्रण हुआ है। पाँवों में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब यानी कि ऊपर नीचे। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। अर्थात कि उन पर जूतों पर अधिक ध्यान नहीं देने की वजह से उनके जूतों पर जब हम फीते लगाते हैं, यहाँ पर लोहे की पतरी मतलब कि जब हम जूते के फीते में हम अधिकतर बार देखते हैं कि अधिकांशतः उनके कोनों पर एक लोहे की पट्टी चिपकी हुई आती है। उस चिपकी पट्टी से चिपके होने के कारण जब हम फीते लगाते हैं जूते में तो वो छेदों में आराम से घुस पाते हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अर्थात कि जो ये प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी ने जब उनके फीतों की लोहे की पतरी निकल गई तो उन्होंने वो छेद में फीते आसानी से नहीं घुसने के कारण उन्होंने जूते के फीते भी ऊपर नीचे लगा रखे हैं। एक पाँव का जूता तो उनका ठीक है और एक पाँव के जूते में बड़ा सा छेद हो रहा है जिससे पैर की उंगली भी बीच में से निकल करके आई हुई है। मैंने जब देखा, अर्थात जब वो प्रेमचंद जी को फोटो खिंचाते हुए जो देख रहा है वो कहता है कि मेरी दृष्टि यानी कि मेरी नज़र उनके जूतों पर पड़ गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब वो सोच रहे हैं कि अगर व्यक्ति फोटो खिंचाते समय इस पोशाक को पहन रहा है तो रोजाना जो उनका दिनचर्या वाला जीवन में वो किस प्रकार के कपड़े पहनते होंगे। नहीं, लेकिन वो थोड़े बल से होता है कि नहीं, आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी क्योंकि पोशाकों के बदलने का गुण हर किसी में नहीं होता और एक जैसा है और ये जैसा है ऐसा ही है। जैसे डेली में ये रोजाना में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही पहन करके आज भी फोटो खिंचाने आ गए हैं। मेरे चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अर्थात कि अब वो उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे इस फटे हुए जूते में से उंगली बाहर दिख रही है और तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारी जो उंगली बाहर दिख रही है इससे शर्म और लज्जा महसूस होती है। क्या तुम्हें इतना सा भी पता नहीं है कि अगर तुम धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लोगे तो तुम्हारी उंगली का दिखना बंद हो जाएगा। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी
कि तुम्हारे पैरों की उंगली बाहर दिख रही है, तुम्हारे जूते जूते के फीते सही लगे हुए नहीं है। फिर भी जैसे तुम फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचाने के लिए गए और जैसे उसने कहा होगा रेडी प्लीज, तो आपने अपने चेहरे पर एक मुस्कान अंकित की होगी, अर्थात अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई होगी। और बीच फोटो क्लिक करने के बाद में तुमने फोटोग्राफर को थैंक यू भी कहा होगा। ये विचित्र है, ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसके उपहास हैं, अर्थात के मजाक है, व्यंग्य है, अर्थात ताने हैं। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। मतलब कि फोटो खिंचाना इतना ज़रूरी थोड़ी था कि अगर तुम नहीं भी खिंचाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह इतनी बड़ी ट्रेजिडी यानी हादसा घटना कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। मतलब कि तुम्हारी आंखों का जो तीखा दर्द भरा व्यंग्य, अर्थात कि जो तुम्हारी आंखों से जो ये ताने जैसा दर्द जो दिख रहा है, ये मुझे रोक देता है। तुम्हारे फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते मांगते नहीं बने। कि मतलब अगर तुम्हारा फोटो खिंचाना इतना ही जरूरी था तो तुम किसी से भी फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी देर के लिए तुम जूते उधार ले सकते तथा जूते मांग सकते थे। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे कि फोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मालूम मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कि तुमने तो अपने कहानी जगत में, लेखक जगत में तुमने अनेक प्रकार की कथाएं, उपन्यास आदि साहित्य वगैरह लिख करके तुमने अपना नाम कमाया, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी फटा जूता ही नसीब में हुआ। फोटो में तुमने फटा हुआ जूता ही अपना दिखाया। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अर्थात अब वो जो व्यक्ति लेखक के बारे में कह रहा है, प्रेमचंद जी से कह रहा था, वो भी उनको भी कह रहा है प्रेमचंद जी को कि भाई मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर से ही निकलती है। अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़कर खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। कि तुम्हारे तो इसमें उंगली दिखती है, लेकिन मेरे जो जूते का है वो तलवा फटा हुआ, नीचे एडियो वाला हिस्सा फटा हुआ है, जो किसी को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसका जो दर्द है वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। कि कभी कभी क्या होता है, मैं कहीं चलता रहता हूँ, नुकीले या पत्थर या नुकीली कोई चीज़ आ जाए जो मेरे पैर में छुप जाती है तो मुझे कैसा भयंकर दर्द का अनुभव होता है। और मेरा ये फटे जूते में से ये पत्थर वगैरह कोई भी नुकीली चीज़ टकरा करके मेरे पैर को कभी कभी तो खून से भी भर देती है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं।
तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बना फोटो की छाप दे। के मतलब मेरा एक फोटो खिंचाना इतना जरूरी नहीं कि मैं एक फटे हुए जूते से फोटो खिंचाऊं। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पर फस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है मादो औरत के कफन के चंदे के शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहो? क्या बने के तगादे के से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्भनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने के लिए घुस गया था। उससे बड़ा पछतावा था। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस बिसरो गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए तो कहा था, जिनको देखे देखे दुख उपजत है तिनको करबो पड़े सलाम। अर्थात जिनको देखते हुए दूसरे का दुख को जो एहसास कर लेता है, महसूस कर लेता है, उसको मेरा सलाम है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम्हें किसी सख्त चीज की ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो अपनी परत पर सदियों से जम गई, उसे शायद तुम ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा है हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकाल सकते थे। टीलों से समझाता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है। कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती है। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। इसका अगला भाग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।